अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, सारा बिगाड़ माजी का है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर्जों को मुल्की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। बोले, माजी में कर्जों की रकम ऐसे मंसूबों पर लगाई गई जिससे दौलत पैदा होने के बजाय कर्ज बढ़ता गया। मौजूदा हुकूमत तामीराती सनत से दौलत पैदा करके कर्जों का बोझ कम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रख दिया। हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं। हर साल कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती है वो बढ़ती जाती है। अब हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो। ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। पिछले महीने जो सीमेंट की जो सेल हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुई है। पिछले महीने टैक्स भी FBR ने सबसे ज्यादा इकट्ठा किया। नून लीग उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जा वापस किया था वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की। हमारे 2 नए शहर, इसमें इंशाल्लाह अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएशन इसमें है कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। फैक्ट्रीज को वर्कर्स नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। तो ML1 उससे कराची और लाहौर का जो सफर होगा 8 घंटे हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आज कराची के मसाइल से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। अदालत ने रिफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को तमाम इलाकों में कार्रवाई का भी इख्तियार दे दिया। दीगर केसेस के बारे में जानते हैं सभा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान, अपडेट कीजिए। देखिए, आज कराची की जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, बस KCR है और ग्रीन लाइन मंसूबा, तमाम तर मंसूबों के हवाले से आज अहम समाअत कराची में हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा था। सबसे पहले अदालत को कमिश्नर कराची ने बताया कि अदालती अहकामात पर रिफाई प्लॉट्स पर जो गैर कानूनी तामीरात थी वो गिरा दी गई हैं। मुख्तलिफ शादी हॉल्स को गिराया गया है। इसके अलावा रॉयल पार्क रेजिडेंसी गुलशन इकबाल में वाक़ है, उस बिल्डिंग को गिरा के उसका मलबा हटा दिया गया है। इसके अलावा क्लिफ्टन में बाग इब्न कासिम के पास एक पार्क है, अब उसमें जो गैर कानूनी इमारत तामीर थी उसे भी गिरा दिया गया है और उसका भी मलबा हटा दिया गया है। इसके अलावा अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। ताहम मजमूई तौर पर अदालत ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। बिलखुसूस DG SBCA के हवाले से अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SBCA सिर्फ माल कमाने वाला इदारा बन गया है और SBCA कुछ नहीं कर रहा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और SBCA सिर्फ माल जमा कर रहे हैं और पैदा कर रहे हैं। DG SBCA की सख्त सरजनिश की है अदालत ने। इसके अलावा KCR के हवाले से अदालत को रिपोर्ट में बताया गया कि जो मंसूबा है इसकी तामीरात का जो KCR की राह में रुकावटें हैं, बिलखुसूस जो ग्रीन लाइन मंसूबा है और दीगर मंसूबे उसके रुकावट बन रहे हैं। इसके हवाले से 11 अंडरपासेस और एक फ्लाईओवर की तामीर का जो ठेका है वो FW के हवाले किया गया है। अदालत को बताया गया कि 25 मिलियन रुपए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए FWO को दिए गए हैं। FWO के जो नुमाइंदा यहाँ मौजूद थे, कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने अदालत को बताया कि जल्द ही इन मंसूबों पर काम शुरू हो जाएगा। ताहम कोई हतमी तारीख FWO की जानिब से नहीं दी गई कि ये अंडरपासेस और फ्लाईओवर कब तक बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह की मोहलत दी है सिंध हुकूमत को कि वो मामला तय करके जो ठेके हैं उसकी जो कार्रवाई है उसका अमल मुकम्मल करे। इसके अलावा FWO को हिदायत की कि 9 माह में ये काम मुकम्मल करके KCR जो है वो रेलवे अथॉरिटी के सपुर्द किया जाए ताकि 9 माह में रेलवे KCR है वो ऑपरेशनल हो सके कराची में। इसके अलावा FWO को हिदायत की गई है कि 9 माह के अंदर KCR का जो प्रोजेक्ट है उसको कंपाइल कर लिया जाए। और आज की समाअत में SBCA के हवाले से भी काफ़ी सरजनिश की गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया इरफानुल हक। तो पैसा फेंक तमाशा देख, कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा भी खूब परवान चढ़ा। किस इलाके में क्या रेट है, किस किस को पैसा जाता है, गैर कानूनी तामीरात के धंधे में मुलविस कारिंदे ने सारे राज समा को बता दिए। +1 की आप ऑफिशियल अप्रूवल लेने जाएंगे तो धक्के खा के थक जाएंगे। अनऑफिशियली आप 6 महीने के अंदर 4 फ्लोर डाल के बैठेंगे। पूरा एक डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व भी होता है एक तरीके से कि उनका भी अपना कट जा रहा हो। पर छत का हिसाब होता है, इसमें पर छत के हम पैसे चार्ज करते हैं।
हमारा पूरा सिस्टम होता है कि डिपार्टमेंट को इतने पैसे देने हैं, पुलिस को इतने पैसे देने हैं, उसके बाद हमें पैसे बचे। डीजी से लेके नीचे तक सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कंसर्न जो वहाँ का डिपार्टमेंट होता है ना। शहर में हर जगह इस वक्त सिस्टम है, हर इलाके में मुख्तलिफ बंदा अपना सिस्टम लेके चला रहा है। इसमें करोड़ों रुपए मंथली वीकली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस हो गई, पॉलिटिकल शख्सियात हो गई, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। मैंने एमपी ने बीच में खबरें आई थी, शोर शराबा हुआ, तब सबसे ज़्यादा तामीरात उन्हीं के इलाकों में हो रही थी। हर प्लॉट के ऊपर उनका अपना इतना कट टैक्स है जो उनको मिल जाता है, वो अब खामोश बैठे हैं। केमाड़ी, बिहारी, गुलिस्तान शहर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है करंट सिनारियो में। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ चाइना कटिंग के और प्लॉट्स भी बने। जमशेद टाउन चले जाएंगे तो वहाँ आपसे 15 से 20 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए के पैकेज। बुलेटिन में आगे जानिए, डील नहीं हुई रास्ता निकल आएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब जालिम ही आकर जुल्म की तस्दीक कर रहा है, इसे मकाफाती अमल कहते हैं। कल वो जुल्म पर खामोश थे, लेकिन हम इस जुल्म की मजम्मत करते हैं। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा, कल पंजाब हुकूमत उनकी दाएं जेब और विफाकी हुकूमत बाएं जेब में थी, मगर उससे कहीं ज्यादा लोग उनके साथ हैं। चाहे तो हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं। मुकाफाती अमल देखें, जहांगीर तरीन उसी बात पे कंफर्म कर रहा है मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जालिम ही आके यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब को तो पता था ना, कारोबारी ट्रांजैक्शन को उठा के मनी लॉन्ड्रिंग बनाया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की। लेकिन आज हम इस अमल की मजम्मत करते हैं जो हमारे साथ जुल्म हुआ। हम किसी दूसरे के साथ जुल्म बराबर रखने की बात नहीं करते। कल जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में, वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे, उनसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। पहले तो ये हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जहाज़ जो है वो पूरे मुल्क में घुमाना पड़ा था, अब वो उन्हें जहाज़ भी घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ अभी तक जहांगीर तरीन साहब का कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर जहांगीर तरीन साहब कल आएंगे तो वो पहले बात करेंगे, फिर हम मुमकिनात को जो है वो असेस कर लेंगे। तो अपोजिशन तो खासी तनकीद कर रही है, मगर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के सुतून हैं। उन्हें इमरान खान ने सरकारी छतरी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि एहतसाब का जो नारा लगाया इस पर अमल भी किया। यकीन है जहांगीर तरीन अदालत में सुरखरू होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब तरीन साथी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे अहम तरीन सुतून, इंतहाई अहम लीडर पे जब उंगली उठी, उसमें हकीकत क्या है, उसके अंदर जो है वो असल हकायक अदालतों के सामने जब आएंगे तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने सरकारी छतरी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। इमरान खान ने क्रॉस द बोर्ड जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया है, ये उसी की अमली तस्वीर है। मेरा ये यकीन कामल है कि जो जहांगीर तरीन साहब ने रास्ता अपनाया अदालतों का और कानून का, ये उनका हक है। कानून की अदालत में वो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन केस से मुतालिक फैसला के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया कि सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन तस्लीम नहीं करता। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। ऐवाने बाला की बड़ी कुर्सी की जंग, सादिक संजरानी से शिकस्त खाने वाले जाले रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी हार मानने को नहीं तैयार। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने अपील में एक रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त मुस्तरद की थी। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कवानीन से मुतसादिम है। पीपी रहनुमा की 7 वार्ड मुस्तरद करने का फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा। कहा प्रिजाइडिंग अफसर के गलत फैसले का हल तहरीक अदम एतमाद नहीं। अदम एतमाद की तहरीक लाने का मतलब सादिक संजरानी को पहले चेयरमैन तस्लीम करना है।
बुलेटिन में आगे दिखाएंगे आपको वोट को इज्जत, वोटर को गाली। पीपी रहनुमा सलीम मांडवीवाला का कहना है कि पीपल्स पार्टी की किसी से कोई डील नहीं हुई। पार्टियां एक पेज पर ना हो तो इसका ये मतलब नहीं कि अपोजिशन खत्म हो गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बातचीत जारी रहेगी। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। कोई डील किसी किस्म की नहीं हुई। ये भी एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है या किसी और पार्टी की कोई डील हो गई है। कोई ऐसी बात मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। जहाँ इतनी पार्टियाँ होती हैं वहाँ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीडीएम ख़त्म हो गई है। पार्टियाँ अगर एक पेज पे ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन ख़त्म हो गई है या पीडीएम ख़त्म हो गई है। पीडीएम चलती रहेगी। ये जो डिफरेंसेस हैं इस पे डायलॉग होगा पार्टियों के बीच में। आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपस में इनका सेटलमेंट हो जाएगा। वी अप्रोच्ड ऑल दी ऑपोजिशन पार्टीज। उसकी एक जॉइंट मीटिंग हुई उस दिन यूसुफ रज़ा साहब के ऑफिस में और द इशू वाज रिजॉल्व कि सेनेट के अंदर जितनी पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे होंगी और हम जॉइंटली ऑपोजिशन करेंगे। पनामा स्कैंडल के 3 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब की अपीलें कोरोना के दौरान जल्द सुनी जा सकती हैं या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस से पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम 6 अपीलों की जल्द समाअत चाहते हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस से कोरोना SOPs पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत की कि सिर्फ अर्जेंट मुकदमात पर समाअत हो रही है तो क्या इस कैटेगरी में ये अपीलें शामिल हो सकती हैं या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील जल्द सुनने का जवाब नहीं, फिलहाल सिर्फ सजा के खिलाफ अपीलों को सुन रहे हैं। अदालत ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की अपने खिलाफ नैब मुकदमात जल्द निपटाने की मुतफर्रिक दरखास्त भी निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि बरियत के खिलाफ अपीलें कोरोना SOPs के दौरान नहीं सुनी जा रही। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर अपनी लीडर पर वुज़रा की तनकीद के खिलाफ मैदान में आ गए। कहा 5 वजीर मरियम नवाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को मरियम नवाज से कितनी बेचैनी है। बोले मरियम नवाज हुकूमत को घर भेजने से पहले कहीं नहीं जाएंगी। मरियम नवाज 5 मिनिस्टर्स बात कर चुके मरियम नवाज के हवाले से कि वो लंदन जा रही हैं। इससे ज़्यादा भरपूर अंदाज में नहीं कह सकती थी मरियम नवाज साहिबा कि जब तक वो इस हुकूमत को घर नहीं भेजेंगी उस वक्त तक वो कहीं नहीं जाएंगी। अब शहजाद अकबर साहब और शेख रशीद साहब हर स्टेटमेंट या हर मूवमेंट जो मरियम नवाज साहिबा की होती है तो 5 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसी दिन। सबसे ज़्यादा खौफ इनको है मरियम नवाज। बात करते हैं शुगर स्कैंडल की, जिसकी तहकीकात नैब रावलपिंडी की टीम लाहौर पहुंच गई। महकमा खुराक से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। रिकॉर्ड की मदद से मुताल्लिका अफराद के बयान कलमबंद किए जाएंगे। नैब ने शुगर सब्सिडी से मुताल्लिक मुख्तलिफ महकमों से रिकॉर्ड तलब किया था। वजारत सनत व पैदावार के अकाउंटेंट को भी नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात है। नैब रावलपिंडी की टीम लाहौर पहुँच गई। मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, जहां मुख्तस सीट्स कम करने के खिलाफ बलूचिस्तान के मेडिकल तलबा का एहतजाज इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैंप में तब्दील हो गया। मुजाहिरीन कहते हैं अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। साबिक फाटा और बलूचिस्तान के लिए मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में मुख्तस सीटें 265 से कम करके 29 करने के खिलाफ मुतासरा तलबा का PMC के सामने दिन रात एहतजाजी पड़ाव। 11वें रोज एहतजाज भूख हड़ताली कैंप में तब्दील। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि मेडिकल कॉलेजेस में उनके लिए 265 सीटें बहाल की जाएं। ये सैकड़ों खानदानों का जो फ्यूचर है वो तारीख गड़े में फेंकने जा रहे हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम भूख हड़ताल की तरफ ही जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम जितने भी चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपना किरदार अदा करें। तलबा कहते हैं एहतजाज के दौरान आला हुक्काम की यकीन दहानियों के बावजूद उनका मुतालबा तस्लीम नहीं हुआ। लोग तो आते रहते हैं, कभी हमारा अपने मीटिंग में हमें बुलाते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन कोई काम वो नहीं करते। तलबा का कहना है कि उनके मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी होने तक भूख हड़ताल और एहतजाज जारी रहेगा। इन
तलबा का एहतजाज आज 11वें दिन में दाखिल हो चुका है, लेकिन लम्हा फिक्रिया है कि मुस्तकबिल के ये मसीहा आज खुद दादरसी के मुंतजिर हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अब कुछ कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें। कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 15,124 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 49,816 टेस्ट किए गए हैं। 5,329 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 66,994 बताई जा रही है। तो इस तरह से कोरोना से एक दिन में मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC का मजीद ये भी बताना है कि मजमूई अमवात की तादाद 15,124 हो गई है। 24 घंटे में 5,329 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। बुलेटिन में आगे जानिए गंदगी के ढेर कहां। मार्शल आर्ट चैंपियन फातिमा नसीम का एक और कारनामा, 1 मिनट में सबसे ज्यादा एल्बो स्ट्राइक मारने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। फातिमा नसीम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी हैं। जैसा बाप वैसी बेटी, राशिद नसीम और फातिमा नसीम का एक ही मिशन है, भारत से रिकॉर्ड छीनकर पाकिस्तान के नाम करना। कराची की नन्ही फातिमा ने एल्बो स्ट्राइक में भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी। फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 272 एल्बो स्ट्राइक मारी। इससे कबल ये रिकॉर्ड भारतीय मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर किरण ओनियाल के पास था। मुझे फौजी बनने का बहुत शौक है, इसलिए मैं अपना ये रिकॉर्ड पाकिस्तान आर्मी के नाम करती हूँ। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी अपने मुल्क के लिए खिदमत करते हैं, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए मजीद आर्मी रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूँ। फातिमा नसीम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी हैं। फातिमा नसीम के वालिद राशिद नसीम 65 आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। Excellencies, our world today is at a defining moment because of the interconnectedness and the economic, social and environmental vulnerabilities created by this interconnectedness. The COVID-19 pandemic has caused a death of over 2.9 million people. More than 250 million people have become unemployed, have lost their jobs. Trillions of dollars were lost as a result of global economic contraction. The virus has taken a heavy toll on poor countries and poor in all the countries. Also, inequalities have been accentuated within the countries and between the rich and the poor countries. The developing countries are faced with the dilemma of not only saving people from the deadly virus, but also saving people from hunger. Today, the world boasts the largest number of young people in history, in human history. Even before the pandemic struck, around 1/5 of the global youth was unemployed and did not have the education and the skills to equip them for the 21st century. We owe our youth to turn this around. We have 550 million young population in D8 countries. Our youth has not only the potential to optimize our opportunities, but also overcome our common challenges. They are entrepreneurs, business innovators, technology pioneers, educators, activists, artists, and journalists. We must create new opportunities for this predominant component of our population. Harnessing technology, promoting innovation, investing in youth education, skills, and training is therefore an urgent imperative. We in Pakistan are pursuing these initiatives through programs such as Kamyab Jawan, Hunarmand Pakistan, Youth Entrepreneurship Scheme, and Digital Pakistan. Excellencies, around 100 years ago, our great poet philosopher Allama Iqbal,
he said that the only thing permanent in this world is change. In a century since the times of Iqbal, the world has changed tremendously. The pace of change has intensified in recent times. The rate of change has become exponential. Information and technology breakthroughs are fast transforming science fiction of yesterday into today's reality. Only 5 years ago, the World Economic Forum had predicted that the fourth industrial revolution will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. Today, as we meet on this virtual platform, already we can sense the arrival of this revolution. Excellencies, contemporary global challenges of a changing world are a moving target. No single country can address these complexities in isolation. Partnerships are essential. I am happy that in D8 we have a platform to work together for mutual benefit and win-win solutions. In our view, the D8 would do well to pay special attention to the following three areas while dealing with a rapidly transforming world. First, as net producers of primary global commodities, the D8 must conceive projects that harness technology for supply-side improvements with a special emphasis on efficiency and productivity. With cost of transportation and communications improving due to innovations, the D8 members must partner to keep pace with the logistics and global supply chains. Secondly, the D8 should brainstorm ideas to insulate its members from disruptions in labor markets due to technology and innovations. As automation substitutes for labor across the world, the labor-intensive economies of D8 face challenges of unemployment and social disruption. Thirdly, the D8 should call for COVID vaccine to be treated as a global public good, ensure equity, affordability, enhanced production, and timely supply to save lives. We must push back against vaccine nationalism and undue export restrictions. The global vaccine manufacturing companies must either speed up production or share their technology and expertise with developing countries for adequate vaccine supply. Excellencies, 23 years ago, a shared vision motivated our countries to establish D8 to improve member states' position in global economy, diversify and create new opportunities in trade relations, enhance participation in decision-making at international level, and improve living standards. Today, D8 is a grouping of over 1 billion people, a grouping of over 1 billion people with a combined GDP of $4 trillion. We possess two essential prerequisites for growth: resources and enterprising people. As part of our endeavors to realize the vision of D8 in these testing times, I propose the following 5-pronged roadmap. 1, we must mobilize financing and resources to recover robustly from the economic and health crisis induced by COVID pandemic. To address the unique economic and financial challenges faced by developing countries as a result of the pandemic, I have already suggested a 5-point plan. This includes debt relief, creation and redistribution of special drawing rights, mobilization of climate finance, and especially eliminating illicit financial flows and return of stolen assets to developing countries. It was in this context that I called for a global initiative on debt relief last April. I invite the D8 members to consider this 5 points and join in advocacy for
COVID-related relief measures. 2, we must take concrete actions to achieve the target of expanding intra-DA trade from currently around $100 billion to $500 billion by 2030. It should include measures like simplification of border procedures, enhancing institutional linkages, and operationalizing new initiatives. We welcome ideas like the D8 payment card, which would enable transactions in local currency, what President Erdogan was referring to. 3, the D8 should develop a youth engagement strategy focused on promoting cultural, educational, scientific, and business exchanges. Linkages should be established between educational institutions like scholarships, skill development, trainings, fellowships, joint research, and exchange programs for the youth, particularly in the field of science and technology. 4, technological development is a gateway to economic prosperity, particularly in the post-pandemic period when reliance on technology would be greater than ever before in human history. To remain competitive, we must promote knowledge-based economies, increase expenditure on research and development, and focus on rapid digitalization. Pakistan has recently hosted the inaugural meeting of the D8 Network of Pioneers of Research and Innovation. 5, we should make D8 more relevant to the lives of our citizens by promoting food security, enhancing cooperation in health, holding joint sports events, and helping each other during natural disasters. To achieve these goals, we need a high level of commitment and mobilization of financial resources by both developed and developing economies. Partnerships between governments, international financial institutions, businesses, and civil society are essential to leverage technology, innovation, and skills to enable every young person to have all opportunities to realize their potential. I'm confident that our collective wisdom and commitment will bring a new vigor to D8. I wish you all a blessed Ramzan and I thank you. D8 वर्चुअल समिट से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा से लाखों लोगों की जानें गई, कोरोना की वबा से करोड़ों लोग मकरूज़ हुए, दुनिया भर की मईशतों को नुकसान पहुंचा। लोगों को सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि बेरोजगारी से भी बचाना है। D8 4 साल से मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से D8 को नए इक़दाम करना होंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।